चांद पर लैंड करने की दिशा में चंद्रयान 3 ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। इसरो ने मेन मिशन को लेकर के एक और बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान से अलग हो गया और मून मिशन इसके साथ ही अब 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की उम्मीद जताई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 एक और अहम पड़ाव को पार करके आगे बढ़ गया है। दोपहर 1:15 पर 2 हिस्सों में बटा चंद्रयान 3, यानी चंद्रयान 3 के साथ गया विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया है। इसरो ने ट्वीट कर लिखा, यहां तक की सवारी के लिए धन्यवाद दोस्त। लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया है। लैंडर तो जैसे आप सब जानते हैं कि 23 तारीख को धरती पर अपने पांव रखेगा और वहां फिर काम करना शुरू होगा। उसके तो नवा भी वो कुछ एक प्रयोग एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन जो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो पीछे रह गया है, ये कई महीनों तक इसी प्रकार ब्रह्मांड में घूमता रहेगा और अन्य चित्र और अन्य जानकारी भी उपलब्ध करवाता रहेगा। चंद्रयान 3 के द्वारा भी जो हमें इनपुट्स उपलब्ध होंगे वो न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व भर के वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले। इसके अतिरिक्त तो पृथ्वी को लेकर के भी कुछ एक प्रयोग वहां रहेंगे। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी उनकी अलग से है कि पृथ्वी का वातावरण कैसा है, उसकी रचना कैसी, आने वाले समय में उसमें क्या बदलाव आ सकता है, इत्यादि इत्यादि। अब चंद्रयान के विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतरने की आखिरी 100 किलोमीटर की यात्रा खुद करनी होगी और साथ ही साथ ऊंचाई भी कम करनी होगी। अब 18 और 20 अगस्त को होने वाले डी ऑर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरील्यून और 100 किलोमीटर वाले एपोल्यून ऑर्बिट में डाला जाएगा। उसे अपने इंजनों यानी थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके अपनी गति को धीमा करना होगा। एक एक स्टेप अब आगे जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। हर दिन जो है इंपॉर्टेंस रखेगा। 23 तारीख का दिन जो है वो निर्धारित किया गया है इसरो ने, जब हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे चंद्रमा के साउथ पोल पे। तो जैसे आपने कहा कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर जो है वो अलग हो गया है। यहाँ पर हमने मॉडल के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। ये हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है विक्रम लैंडर को जो है कैरी कर चंद्रमा के आखिरी कक्षा तक लेकर आया है। अब आगे का जो सफर है, आखिरी 100 किलोमीटर का कुछ दायरा है जो वो हमारा विक्रम लैंडर तय करेगा। और अब ये 5 से 6 दिन का जो समय है, इसमें अपनी स्पीड को कम करना, अपने आप को सीधा करना, क्योंकि अभी तक ये ट्रैवल कर रहा था स्पेस पे। तो अब ये जगह की पुष्टि करना कि जो जगह निर्धारित करी है इसरो ने, जो जहां पर लैंड करना है, कि वहां पर कोई लास्ट मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन सभी बातों को, उन सभी पहलुओं को अच्छे से गौर कर 23 तारीख को 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास होगा। एक बार जब विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की ऑर्बिट मिल जाएगी, तब शुरू होगा इसरो के लिए सबसे कठिन चरण, यानी सॉफ्ट लैंडिंग। 30 किलोमीटर की दूरी पर आने के बाद विक्रम की गति को कम करेंगे। चंद्रयान 3 को धीमे धीमे चांद की सतह पर उतारा जाएगा। चंद्रयान 3 चांद से जुड़े उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिनसे अब तक दुनिया अनजान है, क्योंकि चांद की आधी सतह चमकती हुई है। मतलब जहां तक रोशनी पहुंचती है तो आधी सतह घुप अंधेरे में डूबी है। चंद्रयान 3 का लैंडर मिशन चंद्रयान 2 की क्रैश साइट से 100 किलोमीटर दूर उतरेगा। चांद के इस हिस्से में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तापमान बेहद कम होता है। तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लिहाजा पानी मिलने की संभावना कहीं ज्यादा है। यानी इसरो की कोशिश चांद को लेकर अब तक हुई खोज से कहीं आगे बड़ी लकीर खींचने की है। The important thing is, final thing is softly and securely landing on the moon. For that, lander has to separate from the propulsion module. So as of now, all the modules of propulsion system has made its functionalities, and it has done its job. Now Vikram has to take its own course of action. अब चंद्रयान 3 डी बूस्ट फेज, यानी जिस दिशा में जा रहा है उसमें गति को कम करना शुरू करेगा। इसके बाद प्री लैंडिंग फेज, यानी लैंडिंग से ठीक पहले की स्थिति होगी। यहां से चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी शुरू की जाएगी। इसके बाद लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। तो वहीं शिमला के समर हिल इलाके में मलबे से आज 14वां शव बरामद किया गया। अभी भी 7 लोगों के यहां पर दबे होने की आशंका है और इसके लिए बेहद मुश्किल ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
शिमला में 4 दिन में बरामद हुए 14 लोगों के शव। मलबे से बरामद शवों को पहचानना भी मुश्किल। 14 अगस्त को शिव मंदिर पर टूटा था पहाड़। शिमला के समर हिल इलाके में बीते 4 दिनों से मलबे में दबे इंसानों की तलाश हो रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ सेना के जवान भी सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं, जो मलबे की कई फीट मोटी परत को धीरे धीरे हटाते हुए बुधवार दोपहर तक 14 शव बरामद कर चुके थे। इस वक्त हम समर हिल के शिव बॉडी में हैं। 14 अगस्त की सुबह को ये भूस्खलन की घटना हुई थी, भीषण भूस्खलन यहाँ पर हुआ था। उसके बाद से अब ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब जहां पर मंदिर था, ये जो मुख्य स्थान था, वहां से जो है अब सर्च ऑपरेशन धीरे धीरे नीचे नाले की तरफ शिफ्ट हो गया है। यहां से काफी जो है शव निकले हैं अब तक, और इस घटना में, इस दुखद घटना में अब तक 14 शव बरामद किए गए हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो ये बता रहे हैं कम से कम 7 लोग अब इसमें और हो सकते हैं। आप देखिए किस तरह से ये सर्च ऑपरेशन अब जारी है। एनडीआरएफ के जो लोग हैं, एनडीआरएफ के जवानों के साथ एसडीआरएफ के लोग हैं, सेना के जवान हैं, स्थानीय पुलिस है, बीआरओ की मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है। तो ये अब रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 14 अगस्त को सावन की सोमवारी पर शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जब पूजा पाठ में लीन थी, उसी वक्त पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक कर मंदिर पर आ गिरा, जिससे करीब 21 श्रद्धालु मलबे में दब गए। अब तक जितने भी शव बरामद हुए हैं, उनकी हालत देखकर परिजन भी अपनों को पहचान नहीं पा रहे हैं। पहचान हो पा रही है तो कद काठी, कपड़े और फिर गहने, घड़ी और अंगूठियों को देखकर। बुधवार को बरामद पीएल शर्मा नाम के एक प्रोफेसर के शव की शिनाख्त भी ऐसे ही की गई। जो है एक शव निकाला गया। कुल कितने अब 14 शव हो गए, 14 शव बरामद किए गए। क्या वो पीएल शर्मा जी की है प्रोफेसर? मैंने देखा है उनको, और वो एक्चुअली थोड़ा उनका हेड डैमेज था, स्मैश था वो, और लेकिन उनके हाथ में एक रिंग मिली है, और उनके रिलेटिव भी यहाँ मौजूद थे, और उनके साथ हमने उनको आइडेंटिफाई कर दिया। उनकी रिंग में जो है पीएल लिखा हुआ था, उससे उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। अच्छा, उससे पहचान। हाँ, और बाकी थोड़ा फेस रिकॉग्नाइज हो रहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ उनको पर्सनली, तो वही है। अब तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये सर्च ऑपरेशन और कितने दिनों तक चलेगा, क्योंकि पहाड़ से गिरा मलबा नाले में 1.5 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है, जिसमें दफन शवों को निकालने के लिए अब मशीनों से नहीं बल्कि नाले वाले हिस्से में हाथ से खुदाई की जा रही है, जिसमें करीब 200 लोगों की टीम लगी हुई है। ये जो सर्च ऑपरेशन है ये पूरा मैनुअली चलेगा, और यहाँ से ठीक नीचे 1.5 किलोमीटर तक जो है शवों को तलाश किया जाएगा। शिमला के समर हिल से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज 18 हिमाचल। तो कांगड़ा के इंदौरा और फतेहपुर में लगातार तीसरे दिन भी राहत और बचाव का काम जारी रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने तीसरे दिन कुल 309 लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से बाहर निकाला। जिलाधीश डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि गुरुवार को 228 लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से और 81 लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उपायुक्त ने बताया कि सेना और सैन्य बचाव दलों की ओर से 3 दिन में कुल 2074 लोगों की जान बचाई गई है। आपको बता दें कि इंदौरा और फतेहपुर में पौंग डैम से छोड़े गए पानी की वजह से 25 से ज्यादा गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार बचाव और राहत का काम जारी है। तो वहीं सतलुज नदी पर बने भाखड़ा बांध के गेट खोले जाने के बाद पंजाब के 4 जिले रोपड़, होशियारपुर, गुरदासपुर और कपूरथला बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा पौंग डैम के गेट खोले जाने के बाद होशियारपुर के कई गांवों के अलावा नांगल में भी पानी घुसा है और लोगों से घरों को सुरक्षित छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नांगल गांव की, जहां पर पानी घुस आया है।
पोंग डैम से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है और अब इसकी वजह से पंजाब में बाढ़ का खतरा गहराता नजर आ रहा है। तो वहीं हिमाचल में तबाही के बीच हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तबाही को लेकर बिहार के राजमिस्त्री को दोषी ठहराया। हालांकि बवाल के बाद उन्होंने सफाई दी, साथ ही कहा कि वे तो हमारे भाई हैं। मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने तो कभी बोला ही नहीं। हमने तो कल बेचारे बिहार के लोग फंसे हुए थे, मैंने तो हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट करवाए उनको, बेचारे अभी उनके और भी फंसे 200 लोगों को करवाया। वो हमारे भाई है। ये तो हमारी अपनी गलती है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की गलती है कि जब हम नक्शा बनाते तो वो तो बेचारे मजदूर क्लास है, उन्होंने क्या करना। वो तो मेहनत करते। पता नहीं, मेरे तो कहीं भी ऐसे शब्द नहीं है। उधर हिमाचल के मुख्यमंत्री के बयान को लेकर के बवाल मच गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम के बयान पर पलटवार किया, कहा कि यह राजनीति का समय नहीं, बिहार के लोगों को दोषी ठहराना गलत है, पहले मदद पहुंचाएं, राजनीति बाद में कर लेंगे। लेकिन आप अपनी जान बचाने के चक्कर में बिहार के लोगों पर टीका टिप्पणी करते हो, ठीकरा फोड़ते हुए उचित नहीं। मैं इतना एक बार फिर निवेदन करूंगा, मंत्री अलग अलग सुरों में ना बोले, आपसी भाईचारा बनाते हुए आपसी टीम में एक रूप में काम करते हुए हिमाचल के लोगों की मदद करें। राजनीति के लिए बहुत समय मिलेगा। तो वहीं कांग्रेस से अलग होकर के डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी डीपीएपी बनाने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। इसमें उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म इस्लाम से भी पुराना है और सभी मुसलमान पहले हिंदू ही थे। वे एक कार्यक्रम में बोल रहे थे जिसमें वे कह रहे हैं कि 600 साल पहले कश्मीर में कोई मुस्लिम नहीं था, कश्मीरी पंडितों को ही इस्लाम में परिवर्तित किया गया। पार्लियामेंट में बोला बहुत सारी चीजें जो यहां आपको नहीं पहुंचती। हमारे बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए। मैंने कहा देखो, अंदर बाहर से कोई नहीं आया। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20। वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। कनेक्टेड होकर चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी में चले ही जाएंगे, क्योंकि अगर बीजेपी ने उनको सीएम बनाने की बात कर दी तो बीजेपी में चले जाएंगे। वो उनका कोई ठीक नहीं है। इसलिए जाहिर सी बात है, कुछ लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने इस तरह का ये बयान दिया है ताकि वो लोग खुश हो जाए जिनसे उनको माल मलीदा मिलने वाला है। हम अपनी पार्टी को, बीएसपी को मजबूत करने की बात करते हैं और हमारा 13.5% वोट है। जिधर भी चला जाएगा उधर ही जीत होती चली जाएगी। और कुमारी बहन मायावती जी कह चुके हैं कि 4 स्टेट में चुनाव होने के बाद ही हम कोई फैसला लेंगे। लेकिन जयंत चौधरी कहा बहुत बड़ा जनाधार है पश्चिम क्षेत्र में, क्या जयंत चौधरी जी आपके साथ आ रहे हैं या आप उनके साथ जा रहे हैं? देखिए, ना तो मेरी जयंत चौधरी से बात हुई और ना मुझे ये पता कि जयंत चौधरी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। पर एक बात बिल्कुल सच है कि जयंत चौधरी का खास करके पिछले 4-5 सालों में बहुत बड़ा जनाधार हुआ है और जिधर मिल जाएंगे उधर बहुत बड़ी ताकत देंगे। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित और जाट और जिस जाति का कैंडिडेट है वो मिल जाए और मुस्लिम समाज भी साथ आ जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी सीट ये लोग ना जीत पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्य पद्धति का अंग है कि जिस सीट का निर्णय करो, जिस वर्ग के लिए करो, उस वर्ग तक उसे पहुंचाने में विलंब नहीं होना चाहिए। इस विश्वकर्मा योजना की तुलना मैं करना चाहता हूं आयुष्मान योजना से। हर गरीब के घर में आयुष्मान कार्ड भेजकर उनको इलाज की सुविधा प्रदान करने वाले प्रधानमंत्री जी ने। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर छात्र संघ चुनाव के मामले को लेकर के अब ये पूरा मामला राजभवन पहुंचा है। इनसो पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है राजभवन, राज्यपाल से मुलाकात की और राज्यपाल से दिग्विजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में 9 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल मिला है। राज्य में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर के राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है और कल इनसो के 60 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था।
दिग्विजय चौटाला लगातार सक्रिय हैं। उनकी पार्टी जेजेपी अब राजस्थान में चुनाव को लेकर के आम चुनाव में भी पैर पसारने की कवायद कर रही है और ऐसे में स्टूडेंट विंग भी अब जेजेपी की सक्रिय नजर आ रही है। इंसो की तरफ से दिग्विजय चौटाला ने जहां पहले राजस्थान विश्वविद्यालय में एक रैली निकाली छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर के, और इसी बीच अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर के राज्यपाल से दिग्विजय चौटाला के नेतृत्व में एक 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मिला है। ये बड़ी जानकारी राज्यपाल से मांग की गई है इंसो के जरिए, और ये कहा गया है कि छात्र संघ के चुनाव करवाए जाएं। इसे लेकर राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया गया है। जेजेपी लगातार अब अपना राजनीतिक रुतबा फैलाने की कोशिश में है राजस्थान में, और इसे लेकर के जेजेपी की जो स्टूडेंट विंग है इंसो, वो अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी सक्रिय नजर आ रही है। दिग्विजय चौटाला लगातार यहां पर है जयपुर में, और एक दिन पहले उन्होंने रैली निकाली। हालांकि कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, और आज दिग्विजय चौटाला के नेतृत्व में राज्यपाल से एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। जननायक जनता पार्टी राजस्थान में लगातार अब अपना रुतबा दिखाने की कोशिश में है, अपने पैर पर सा रखी है। सियासी तौर पर आने वाले चुनाव में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ब्रिटेन में भारतवासियों ने स्वतंत्रता दिवस के दिन मोटरसाइकिल से तिरंगा रैली निकाली और जय श्री राम, वंदे मातरम और भारत माता की जयकारे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तस्वीरें देखिए। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की प्राइम 25 खबरों पर।